हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग एक और वीडियो लेके आए हैं ऑन PYQ सीरीज फॉर IIT जैम फिजिक्स। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का किया है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी किया था, हम लोग एक वीडियो बनाए थे और फ्रिक्शन के ऊपर भी बनाए थे। अब देखिए मैकेनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेंट्रल फोर्स। इससे आप देखो हर साल क्वेश्चन आएगा आपका IIT जैम में, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ IIT जैम होने वाला है 12 फरवरी को, उसी के लिए हम लोग ये PYQ सीरीज चालू किए हैं। ठीक है, तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हैं। ठीक है, पहले तो 2015 के पहले सब्जेक्टिव भी आता था, तो सब्जेक्टिव नहीं कर रहे। ठीक है, वो अभी इस टाइम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। ऐसे जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग करेंगे सब्जेक्टिव भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो पहले आया है जैम में। ठीक है, तो अभी तो चूंकि एंड टाइम है, बिल्कुल अभी 20 दिन बाकी है, तो हम लोग विल बी डूइंग ओनली मोस्ट रेलेवेंट पार्ट। ठीक है, तो अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर आई बिगिन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 years. I can claim that I am the first faculty for IIT JAM Physics. I started teaching for JAM in 2005, जो कि पहला साल था जो JAM का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, so you can subscribe to my channel also, Trajectory Education. If you want regular updates, तो उस पर हर दिन वीडियो हम डाल रहे हैं PYQ सीरीज़ का, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, टीवी द लर्निंग ऐप। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर सेंट्रल फोर्सेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैकेनिक्स में 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्सेस, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौली प्रिंसिपल्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और एक कंजर्वेशन लॉज का टॉपिक है जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम से भी क्वेश्चन आता है, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जो सिलेबस में है आपका। सो लेट्स स्टार्ट विथ MCQs फर्स्ट। MCQ में 4 में से 1 करेक्ट होता है। आप अगर पैटर्न देखेंगे तो IIT जैम में 3 तरह का क्वेश्चन आता है। MCQ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 1 सही होगा। MSQ जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें 1 से अधिक सही हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और कई बार तो सिर्फ 1 ही सही होता है, लेकिन फिर भी MSQ में रहता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली वो देखना पड़ेगा। फिर तीसरा टाइप होता है दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आंसर्स आपको उसमें देना पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिक्स में, लाइक 4.12, 3.14, 2.71, इस टाइप का आंसर, या सिर्फ 8, 9, 10 ऐसे करके आंसर्स रहेगा, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद MCQ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2007 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, 2007 में पैटर्न थोड़ा अलग हुआ करता था। 2007 में 15 ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का, और 10 सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव 21 मार्क्स का होता था। 21 गुने 10 210 मार्क्स, प्लस 15 गुने 6 90, 300 मार्क्स का एग्जाम होता था। 300 मार्क्स का एग्जाम होता था उस टाइम। ठीक है, 100 नंबर लाने पे हो जाता था बहुत अच्छे से। तो उस समय पैटर्न यही था, 300 मार्क्स का। और हमको याद है, मतलब 3 सब्जेक्टिव कर लेने से और 5-6 ऑब्जेक्टिव कर लेने से लोगों का अच्छा कॉलेज मिल जाता था, और साल भर जो हम पढ़ाते थे उसी में से मतलब 3 सब्जेक्टिव लोगों का हो भी जाता था। ठीक है, ओके, तो अब तो काफ़ी 2022-23 आ गया अब तो। ठीक है, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Satellite moves around a planet in a circular orbit of radius r from its center. Time period of revolution of the satellite is t. If the same satellite is taken to an orbit of radius 4r around the same planet, time period would be। देखो केप्लर्स का थर्ड लॉ है, केप्लर्स का तीसरा लॉ है, हमेशा देखो इस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज टाइम पीरियड इज square of time period proportional to the cube of semi major axis। तो सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस दे आर सेम आर। ठीक है, एलिप्स में मतलब सेमी मेजर एक्सिस बड़ा होता है, सेमी माइनर एक्सिस छोटा होता है।
तो ये ध्यान रखिए, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सर्किल के केस में सेमी मेजर एक्सिस इज आर ओनली, ठीक है, तो आप इसको आर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक। अब आप देखो, अगर आपका अगर T2/T1 कर दें हम लोग, विल बी इक्वल टू, तो अगर मान लो R1 इज से R, T1 इज से T, और R2 मान लो कि कितना है 4R है, ये कितना हो जाएगा 4R अपॉन R, 4 क्यूब, ये हो जाएगा 64। तो T2 क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा आपका 64 √64, ये हो जाएगा 4, नहीं 8। सो T2 इज 8 टाइम्स T1, 8T हो जाएगा, है ना, हो रहा ना। अगर T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो अगर T1 इज T एंड T2 निकालना है हम लोग को, R1 को R ले लिया, R2 इज 4R, R2 4 टाइम्स हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है जी, इजी क्वेश्चन है, इसको हटाते, 8T आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इजी। केप्लर्स थर्ड लॉ पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, केप्लर्स का तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केप्लर्स थर्ड लॉ इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आगे भी देखोगे क्वेश्चन आपका केप्लर्स लॉ पे आपको मिलेगा थर्ड लॉ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये आया है आपका जैम 2014 में, जैम 2014 में क्वेश्चन आया है ये देखिए एक बार क्या बोल रहा है, एट ए इंस्टेंट सोन 3 point masses m, 2m, 3m rest on the horizontal surface and are at the vertices, vertical नहीं होगा, ये vertical गलत लिखा हुआ है, ये vertices है, vertices of an equilateral triangle of unit length, unit side length, 1 meter side length है। Assuming that G is gravitational constant, the magnitude and direction of torque on the mass is 3m about O, अच्छा ठीक है, 3m पे पूछा है, 3m पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से O के अबाउट क्या टॉर्क जनरेट होगा। तो पहले तो फोर्स निकालो, 3m पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स ये लग रहा है आपका जो m लगाएगा, और एक 2m लगा रहा है फोर्स, इसको F2 बोल दो, ठीक है, मतलब इसको हम पार्टिकल नंबर 1 बोल दिया, इसको पार्टिकल नंबर 2 बोल दिया। तो 1 जो 3m पे फोर्स लगाया उसको F1 बोल दिए, और 2m जो फोर्स लगाया उसको F2 बोल दिए। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा G इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 3 GM स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा G इंटू 3m इंटू 2m 1 स्क्वायर, 6 GM स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 6 GM स्क्वायर, और ये हो गया 3 GM स्क्वायर, ठीक है। अब F2 की वजह से टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज R क्रॉस F, और मैग्नीट्यूड RF साइन थीटा, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, एक बार समझो आप इस चीज को, देखो अगर मान लो पॉइंट O ये है, और अगर लेट्स से ये बॉडी है, या पॉइंट मास का ही देख लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट मास m है, इस पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो F फोर्स की वजह से O पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज गिवन बाय R क्रॉस F। R क्या है, R पॉइंट मास m का पोजीशन वेक्टर है, R वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है
वहां से पॉइंट मास पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। मतलब एफ की वजह से अगर टॉर्क निकालने बोल रहा है ओ पॉइंट के अबाउट, तो जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कीजिए। कहां तक? उस पॉइंट मास एम तक। ठीक है, वो हो जाएगा आपका आर वेक्टर। और फोर्स के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आर क्रॉस एफ, दैट विल गिव यू द टॉर्क। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थीटा जो है एंगल बिटवीन आर एंड एफ है। तो एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालने के लिए आर और एफ के टेल्स को ज्वाइन करोगे। एंगल निकालने के लिए आर और एफ के टेल्स को ज्वाइन करेंगे। टेल्स ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनके टेल्स ज्वाइन कर दो या उनके हेड्स ज्वाइन कर दो। ठीक है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लो और शिफ्ट करके उनके टेल्स को ज्वाइन कर लो और उनके बीच में जो एंगल दिख रहा है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो अगर ओ पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है तो ओ से एक वेक्टर ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक है, कहां तक? ओ से एक वेक्टर ड्रा कर लिया हमने 3m तक। ठीक है, अब F1 की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? τ1 विल बी F1 इंटू आर इंटू, और एंगल कितना होगा? देखो एंगल देखो कितना है, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये तो 30 हो जाएगा ना जी, तो ये 150 हो जाएगा। तो आर एफ साइन थीटा साइन 150। F1 कितना है? 3gm स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? √3a होता है, अल्टीट्यूड जो होता है ना √3a √3/2 होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर साइड लेंथ a है तो परपेंडिकुलर होता है √3/2 है, तो a आपका 1 यूनिट है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू 1। ठीक है, और साइन 150 कितना होता है? एक चीज ध्यान रखो, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो 150 क्या है? 180 माइनस 30, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, हो जाएगा 1/2। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? τ2 कितना हो जाएगा? F2 इंटू आर इंटू, ये भी आपका 30 है तो ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 6gm स्क्वायर इंटू आर इज √3/2 इंटू 1/2। डायरेक्शन कैसे निकालोगे जी? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? आर के डायरेक्शन फिंगर्स रखो, एफ के तरफ कर्ल करो। आर के डायरेक्शन फिंगर्स रखो, एफ के तरफ कर्ल कर लो। थंब क्या है? इनवर्ड है। ठीक है, ऐसे यहां निकालो, आर के तरफ फिंगर्स रखो, एफ के तरफ कर्ल कर लो। आउटवर्ड दिख रहा है? F1 की वजह से टॉर्क आउटवर्ड है और F2 की वजह से टॉर्क इनवर्ड है। आर के डायरेक्शन फिंगर्स रखो, F2 की तरफ कर्ल करो, इनवर्ड जा रहा है। तो F2 का जो टॉर्क है वो इनवर्ड है और F1 का टॉर्क आउटवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि τ2 जो है τ1 से बड़ा है। ठीक है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क इनवर्ड ही हो जाएगा। नेट टॉर्क इनवर्ड हो जाएगा। नेट टॉर्क विल बी τ2 माइनस τ1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 और 6gm स्क्वायर माइनस उधर कितना है? 3gm स्क्वायर। तो ये एक तरह से हो गया 3√3/4 gm स्क्वायर। कौन सा आ रहा है? डी इंटू इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो आंसर देख लो कौन सा आ रहा है? इनटू द पेपर 3√3 ये आ रहा है। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे टॉर्क में डायरेक्शन निकालना। ठीक है, ये हम वीडियो भी बना रखे हैं सबका टॉर्क पे, ये सब। ठीक है, वो आप देख सकते हो अगर ज़्यादा परेशानी है टॉर्क वगैरह निकालने में तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। A satellite moves around Earth in a circular orbit of radius r, centered at the Earth. A second satellite moves in elliptical orbit of semi-major axis, major axis. ये देखिए थोड़ा ट्रिक रहता है
मतलब हम लोग सेमी मेजर एक्सिस हमेशा पढ़ते हैं, बट यहाँ इसने मेजर एक्सिस लिया है। मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस होगा, जिसको आप ए बोलते हैं, विल बी 8R मेजर एक्सिस का आधा, मतलब 4R मेजर एक्सिस हो जाएगा। फरवरी में कई बार लोग इसी को सेमी मेजर एक्सिस मान लेता है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस दिया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस जो टी होता है, टी इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। ध्यान दीजिए, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, मतलब इलिप्स लेते हो ना आप, तो ये जो होता है ए होता है सेमी मेजर एक्सिस और ये बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो हमेशा ही ध्यान रखो कि जो आपका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा सैटेलाइट का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। फॉर सर्किल सेमी मेजर एक्सिस इज रेडियस ओनली, फॉर सर्किल क्योंकि ए और बी सर्किल के केस में बराबर होता है, ठीक है, और इलिप्स के केस में ए और बी अलग अलग होगा। तो आप ध्यान दो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। तो पहले जब रेडियस आर था, मतलब सेम एक्सिस आर था, तो जो टाइम पीरियड था वो 1 डे था। अब बोल रहा है सेम एक्सिस जब 4R हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लो T2/T1, मान लो T1 1 डे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, T2 निकालना है हम लोग को, T1 हमारा 1 डे है, ठीक है, और A2 क्या है, A2 हमारा 4R हो गया और A1 हमारा R था। तो यहां से क्या आ जाएगा, T1 हमारा 1 डे दिया हुआ है, सेकेंड केस 4R जब होगा तब हम लोग का टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या आ जाएगा 64, मतलब T2 इज √64, मतलब 8 डेज का आंसर 8 डेज हो जाएगा। जब आप सेम मेजर एक्सिस R से बढ़ा के 4R कर देंगे तो जो टाइम पीरियड होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 8 टाइम्स, ठीक है। सिंपल सवाल है। आप देखो पहले भी हमारा जो है एक ये क्वेश्चन 2007 में सेम तरीके का आया है, मतलब Kepler's थर्ड लॉ पे। फिर आप देखो यहाँ भी Kepler's थर्ड लॉ पे क्वेश्चन आ रखा है, आगे भी आया होगा, देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो Kepler's थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब फिर ए इज सेम एज एक्सिस, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या बोल रहा है, a particle P of mass m is constrained to move on the surface of cylinder under force minus kr cap। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है वो कंस्ट्रेंड है, उसी पे मूव करेगा, उसी सिलेंडर के सरफेस पे रहेगा वो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। Which of the following statement is correct? Total energy of particle is conserved. The motion along z-axis is simple harmonic. Angular momentum of particle at O increases with time. Linear momentum is conserved. देखो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग। एक तो आपका ये फोर्स लग रहा है के आर। अब के आर का दो कॉम्पोनेंट हो सकता है, एक हो सकता है इस टाइप से, दो कॉम्पोनेंट बन सकता है हम लोग का, मतलब के आर कैप, मतलब जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या दे रखा है माइनस के आर वेक्टर। अगर हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का बात करें, अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें हम लोग, तो आर को क्या लिख सकते हो, आर कैन बी रिटन एज रो ई रो, बस में लो, इसका कोऑर्डिनेट मान लो रो, या ए मान लो रेडियस है, ए इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगर ए रेडियस ऑफ सिलेंडर का, तो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रो विल बी ए फाई जेड, ठीक है। तो आर वेक्टर विल बी रिटन एज ए ई रो क्या है, ई रो इज बेसिकली
यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग रो, ये रो इज द रेडियस, रो इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। तो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जाओगे आप, तो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं हम लोग, रो, फाई और जेड। रो क्या होता है? रो इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द जेड एक्सिस, रो इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द जेड एक्सिस। और फाई क्या होता है? इस रो का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में जब लोगे तो ये जो रो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वो होता है फाई, और ये होता है आपका जेड। क्योंकि सिलेंडर पे पार्टिकल कंस्ट्रेंट है मूव करने के लिए, तो रो हमेशा ही ए हो जाएगा, फाई जेड वेरी करता रहेगा। सिलेंडर के ऊपर रो जो है, जो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस है, वो फिक्स हो जाएगा। यही कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। सिलेंडर के ऊपर चूंकि रहना है तो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस तो हमेशा ही रेडियस और सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, तो रो विल गेट फिक्स्ड और फाई और जेड बदलता रहेगा। तो अगर हम लोग आर वेक्टर को लिखे हम लोग सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर एफ को लिखेंगे आप, तो एफ क्या हो गया? एफ विल बी माइनस के आर कैप, which can be written as minus ka e rho plus kz ez। यानी एक जो आपका फोर्स लगेगा, एक जो फोर्स लगेगा कंपोनेंट, वो टुवर्ड्स एक्सिस लगेगा, बट वो बैलेंस हो जाएगा किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। वो आपका बैलेंस हो जाएगा, ये आपका के ए, ये वाला फोर्स ऑपोजिट टू ई रो लग रहा है ना, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उससे बैलेंस हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो आपका आएगा, नेट फोर्स एफ विल बी बेसिकली माइनस के जेड ई जेड, ठीक है। और आप देख रहे हैं नेट फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड, यानी ये जेड डायरेक्शन में इट विल अंडरगो ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। जेड डायरेक्शन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन जेड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि ये जो के जेड है इसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, एक्सिस के अबाउट, तो वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने देगा। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा, इस वेलोसिटी चेंज करता रहेगा के जेड की वजह से, ओके, ठीक है। एनर्जी कांट से डेसिपेटिव फोर्स का कुछ लिखा नहीं हुआ, बट एमसीक्यू में है तो ये तो समझ में आ ही रहा कि है, ठीक है, ये आंसर तो आ ही रहा है हम लोग का, ओके। बिकॉज और इन्फॉर्मेशन चाहिए एनर्जी के बारे में कुछ बात करने के पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 2019 में आया क्वेश्चन, ये देखो क्या लिख रहा है। ए क्लासिकल पार्टिकल हैज टोटल एनर्जी E, the plot of potential energy U as a function of distance is given, ठीक है। सेंटर ऑफ फोर्स R equal to 0 पे लोकेटेड है। विच रीजन इज फॉरबिडन? देखो आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे सेंट्रल फोर्स के ऊपर, तो उसमें मैंने एक बड़ा क्लियर एक वीडियो बनाया है, मतलब कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन, मतलब the classically allowed region is given by वो सारा R का वैल्यू जहां V इफेक्टिव E से छोटा या E के बराबर होता है, E से छोटा या E के बराबर है, वो अलाउड है, और जहां पे V इफेक्टिव E के ऊपर चला गया वो फोरबिडन होता है। तो आपको क्या दे रखा है? E और V इफेक्टिव, ये मान लो V इफेक्टिव है, V इफेक्टिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं मेंशन किया है तो V इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो सारा रीजन जहां पे E लेस देन V इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अब पोटेंशियल ग्राफ की ये देखो, ये ग्राफ ऐसे दे रखा है आपको, तो जहां जहां V इफेक्टिव E से बड़ा हो रहा है वो फोरबिडन होगा, मतलब ये वाला फोरबिडन होगा। देखो यहाँ पे जो आपका, सॉरी ये V इफेक्टिव नहीं है, ये E है,
यहाँ पे देखो वी इफेक्टिव ई से ऊपर जा रहा है, ई का ग्राफ देखो ये है, ये ई का ग्राफ है, तो ये रीजन में देखो वी इफेक्टिव ई से ऊपर जा रहा है, यहाँ वी इफेक्टिव ई से ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों फॉरबिडन होगा, ये अलाउड है, ई से जहां जहां लेस है वो अलाउड है, ये कंडीशन याद रखो ये, ठीक है। अगर समझना है तो एक बार देख लीजिए, उधर वीडियो बना रखा है, कंडीशन फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स प्लेलिस्ट वाले में होगा, ठीक है। तो 1 and 3 विल बी फॉरबिडन, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि क्लासिकली अलाउड और क्लासिकली फॉरबिडन क्या होता है, क्या कंडीशन है, वो सारा रीजन जहां पे एनर्जी वी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा हो वो फॉरबिडन होगा, क्योंकि उस केस में के नेगेटिव हो जाएगा और वो हो नहीं सकता है। क्लासिकली काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, मतलब के प्लस पीई इज एनर्जी, राइट। तो के क्या हो गया, के हो गया ई माइनस पीई, और ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो एनर्जी विल बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर है यानी वो फॉरबिडन है, क्योंकि वहां पे के नेगेटिव हो जाएगा, जो कि क्लासिकली फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो क्या लिखा है, 2020 में आया क्वेश्चन, ये सब देखो हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए हैं, इसलिए थ्योरी अच्छा होना चाहिए सेंट्रल फोर्सेस का। क्या लिखा है, पार्टिकल मूविंग सेंट्रल पोटेंशियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, बहुत सही, ये बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम पे काफ़ी डिस्कशन किया था हम लोगों ने, आप देखना उसमें कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है सेंट्रल फोर्स वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड लीड्स टू सेंट्रल फोर्स मोशन बीइंग प्लेनर, कैसे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कंजर्व होने के लिए कैसे पार्टिकल एक प्लेन में कन्फाइन हो जाता है, वो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन एनर्जी, नहीं। मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही नहीं होता। मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन, नहीं, मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन, और वो आता है कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। फॉर डिटेल्स जस्ट सी द वीडियो ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सेंट्रल फोर्सेस प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट बना हुआ सेंट्रल फोर्स का, उसमें आप ये चीज देख सकते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, ये देखो टू प्लैनेट्स P1 एंड P2, ये देखो 2020 में आया क्वेश्चन, 2020 में देखो ये भी आया था क्वेश्चन, ये भी आया, ये क्वेश्चन देखिए, टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 हैविंग masses m1 and m2 revolve around sun in an elliptical orbit with time period t1 and t2, दो प्लैनेट है, उनका मास m1 m2 है, ठीक है, and they are revolving around sun in an elliptical orbit t1 and t2, maximum and minimum distance, हाँ ये देखो, maximum and minimum distance of the planet P1 from sun is r and 3r respectively, ठीक है। ये आपका आर्मिन है प्लैनेट 1 का, ये आरमैक्स है, whereas for planet 2 आर्मिन is 2r and rmax is 4r, where r is constant, ठीक है। Assuming m1 and m2 is very small compared to sun, what is the magnitude of t2 and t1? एक से समझो, जो टाइम पीरियड होता है किसी प्लैनेट का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन gm, ये केप्लर्स थर्ड लॉ है, वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस और m जो है दैट इज मास ऑफ सन, याद रखिए, ये मास ऑफ प्लैनेट नहीं होता है, मास ऑफ सन होता है, ठीक है। तो प्लैनेट का जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा वो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस पे डिपेंड करेगा, यहीं से आता है ये चीज, ये हमने डिराइव कर रखा है, याद करो हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ पढ़े थे, उसमें ये एक्सप्रेशन पूरा डिराइव किया था हमने कि टाइम पीरियड ऑफ इलिप्टिकल मोशन ऑफ द प्लैनेट इज, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन इलिप्टिकल मोशन इज 2 पाई अपॉन gm 8⁵ तो यहाँ सन तो कॉमन है, दोनों प्लैनेट का सन सेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हो
कि फॉर बोथ ऑफ देम टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। बट यहाँ सेमी मेजर एक्सिस तो दिया ही नहीं है, तो सेमी मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे? एक चीज समझो, आर मैक्स प्लस आर मिन का जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आप देख सकते हो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, सन एक फोकस पे होता है, ये आपका आर मैक्स होता है और ये आपका आर्मिन होता है, यहां सन है। तो आर मैक्स और आर्मिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? मेजर एक्सिस आ जाएगा। मेजर एक्सिस इज 2a वेयर a इज सही मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अगर प्लैनेट P1 का बात करें हम, तो प्लैनेट P1 का आर मैक्स आर्मिन क्या है? आर मैक्स आपका हो गया 3r, आर्मिन r हो गया, दैट इज 2a1 वेयर a1 इज द सेम मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट 1, तो ये हो जाएगा a1 विल बी 2r। सिमिलरली अगर P2 का बात करें तो सेम मेजर एक्सिस 4r है, सॉरी आर मैक्स 4r है, आर्मिन 2r है, दैट विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेम मेजर एक्सिस, तो a2 यहाँ पे 3r हो गया। ठीक, अब यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि T2 बाई T1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू A2 बाई A1 का क्यूब। अब A2 क्या है? 3r, A1 क्या है? 2r, यानी T2 बाई T1 इज सिंपली 3 बाई 2 टू द पावर 3/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। केपलर्स थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, कर लीजिए इसको, याद रखिए, ये एक्सप्रेशन याद रखिए, पूरा एक्सप्रेशन भी याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मान लो दो अलग अलग सोलर सिस्टम का क्वेश्चन रहता कि सेम सन के अबाउट नहीं, एक सोलर सिस्टम है जिसमें प्लैनेट का T1 है, दूसरा सोलर सिस्टम है जिसमें प्लैनेट का टाइम पीरियड T2 है, तो उस केस में मास ऑफ सन विल बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि मास से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी याद रखिए आप लोग, पूरा एक्सप्रेशन भी याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन देखो आया था 2020 में, दिस इज जैम 2021 में ये क्वेश्चन आया। देखिए क्या लिखा है, प्लैनेट इज इन हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट। हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होता है? जहां पे आर्मेक्स और आर्मिन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट। आर्मेक्स इज वेरी हाई कंपेयर टू आर्मिन। भैया देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम्स स्मॉलर देन फारदेस्ट डिस्टेंस। मतलब आर्मेक्स जो है वो 300 टाइम्स आर्मिन है। आर्मेक्स इज 300 टाइम्स आर्मिन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कोरस्पॉन्डिंग स्पीड वीसी एंड वीएफ। वीसी हो गया आपका, जैसे ये प्लैनेट हो गया, ठीक है, ये आर्मेक्स हो गया, ये आर्मिन हो गया। ठीक है, अब यहां पे आर्मेक्स पे पास जो वेलोसिटी है दिस इज वीएफ, पार डिस्टेंस, और यहां पे वेलोसिटी है वीसी। एंड ड्यूरिंग दिस होल जर्नी एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और आर्मेक्स और आर्मिन पे जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा ही आर के परपेंडिकुलर होता है। रेडियल वेलोसिटी इज जीरो, रेडियल वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसवर्स। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे सेम रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट इंटू वीएफ इंटू आर्मेक्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट वीसी इंटू आर्मिन। और आर्मेक्स जो है वो 300 टाइम्स आर्मिन है, तो क्या हो जाएगा? वीसी अपॉन वीएफ इज बेसिकली आर्मेक्स अपॉन आर्मिन, ये हो जाएगा 300। आर्मेक्स अपॉन आर्मिन इज 300। समझ में आ रहा है ये चीज? ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच के पास वेलोसिटी हाईएस्ट रहेगा, यहाँ पे लो रहता है। मतलब MVR at apogee and MVR at perigee will be equal।
MVR इज योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये 2022 मतलब इस साल आया है, 2000 मतलब पिछले साल आया है जस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम L मूव्स इन स्पेस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय kr स्क्वायर I the radial coordinate. If the particle moves in a circular orbit, then radius of orbit is, बहुत सिंपल है, आपको हम बता चुके हैं कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज बेसिकली, आप याद करो जो सेंट्रल फोर्स पढ़े थे, इज रूट ऑफ इक्वेशन डी वी इफेक्टिव बाई डी आर इक्वल टू 0। वी इफेक्टिव क्या होगा? वी इफेक्टिव जो है आपका दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है? kr स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोटेंशियल हो गया L स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी इफेक्टिव बाई डी आर इक्वल टू 0 का रूट है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ kr माइनस L स्क्वायर अपॉन and this is equal to r equals to वन अपॉन। ठीक है, बहुत इजी है, सब हम लोग ये सब पढ़े हैं। ठीक है, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हमेशा ही इस इक्वेशन का रूट, दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो ये, और दूसरा वहां पे वी इफेक्टिव का वैल्यू एनर्जी के बराबर होता है, तो इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। एट r इक्वल टू r नॉट, वेयर r नॉट रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, एक तो पहला डेरिवेटिव वी इफेक्टिव का 0 होता है, और दूसरा वी इफेक्टिव का वैल्यू एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा आंसर आ गया जी? हम लोग का आंसर L स्क्वायर अपॉन 2m के ये आया। ठीक, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो आप इसको, सेंट्रल फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, करेंगे तो मतलब 2-4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आपको आएगा। 2022 में क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन देखिए 2022 में आया है, आई थिंक 2-2 नंबर का ही होगा। ठीक है, तो 4 नंबर 5 नंबर एक टॉपिक से आया तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ना, मतलब वो तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ज़्यादा तो देखो हाई स्कोरिंग एग्जाम है नहीं, तो इफ़ यू हैव ए टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता ही है तो वर्थ डूइंग है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स यू मस्ट डू। अगर पूरा मैकेनिक्स छोड़ भी रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स जरूर कर लीजिए। ठीक है, सेंट्रल फोर्स कर लीजिए, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास कर सकते हो, बर्नौली इक्वेशन कर लो, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स मोशन मस्ट डू टॉपिक काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा भी रखा है, यूट्यूब पे आप देखना, प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा। ये देखो क्या बोल रहा है, ए प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर मैक्सिमम डिस्टेंस है, स्मॉल आर मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, लेट g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ सन एंड m इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू स्मॉल m, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सन इज। देखो आप याद करो सेंट्रल फोर्स मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो आई टोल्ड यू that Rmax and Rmin are the root of equation V इफेक्टिव इक्वल्स टू E। मतलब Rmax और Rmin पे V इफेक्टिव का वैल्यू एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यानी V इफेक्टिव एट R equal to R, R max is E, and V effective at R min, स्मॉल r मतलब R min लिखा है इसको, चलो ये भी E के बराबर है, तो ये R एक जनरल वेरिएबल है और ये R जो है इसको R min कर देते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों ही V effective का वैल्यू कैपिटल R पे भी स्मॉल r दोनों पे एनर्जी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि V effective at R equal to R max equals to V effective at R equals to R min,
एंड बोथ आर इक्वल टू एनर्जी। अब वी इफेक्टिव होता क्या है? वी इफेक्टिव इज बेसिकली central force potential, which is gmm by r in case of gravitation, upon L square upon 2 mu r square, where mu is the reduced mass। ठीक है, अब म्यू क्या है? म्यू रिड्यूस मास होता है, तो ये क्या हो जाएगा? mm by m plus m। चूंकि स्मॉल m बहुत छोटा दे रखा है कैपिटल M से, प्लैनेट का मास बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्लैनेट ओनली। तो एक तरह से वी इफेक्टिव का वैल्यू जो हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, दैट इज माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे r इक्वल टू कैपिटल आर पुट करो, r इक्वल टू स्मॉल आर पुट करो, और दोनों का इक्वेट कर दो, आपका l आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये आ गया माइनस जी एम बाई कैपिटल R L square, and this is equal to minus ठीक, यहां से L निकल जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2m, ऐसे आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू r माइनस r आर आर, ये हो जाएगा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, L क्या आ जाएगा तुम्हारा? L स्क्वायर इज बेसिकली 2gmm स्क्वायर अपॉन अच्छा आर आर भी r इंटू आर, ठीक है, अंडर रूट, देखो कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा, 2gm पहला वाला, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है ना, 2gm आर आर, ये मैच कर रहा है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो, ठीक है, सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आप लोग। आगे चले, एमसीक्यू हो गया, लास्ट ईयर तक कर लिया एमसीक्यू। एमएसक्यू में देखो एक से अधिक ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसका है चारों सही हो, 2 सही होता है, 3 सही होता है, और एक भी सही हो सकता है, ठीक है, एमसीक्यू की तरह भी हो सकता है, बट बताएगा नहीं कि एक ही सही है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है 2017 में, देखो आया है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विथ नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम L इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए मच लार्जर मास, मतलब बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर रहा है उसका मास बहुत हाई है, सोलर सिस्टम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इज और आर, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। इफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, प्लैनेट विल बी सर्कुलर, नहीं, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो प्लैनेट का पाथ इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। प्लैनेट का पाथ बाउंडेड होगा, बाउंडेड में दोनों केस हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऑलवेज सर्कुलर, ऑलवेज लिख दिया इससे गलत हो गया, तो सर्कुलर भी हो सकता है लेकिन हमेशा सर्कुलर नहीं होगा, इलिप्टिकल भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। द मास ऑफ मोशन ऑफ एम ऑलवेज अकर इन 2 डायमेंशनल प्लेन, यस, सेंट्रल फोर्स मोशन हमेशा ही प्लेनर होता है, सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड स्कैटरिंग में देख लीजिए, वो सारा प्लेनर मोशन होता है। प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल, प्लेन इज 2 डायमेंशनल। इफ द टोटल एनर्जी इज 0, ऑर्बिट इज पैराबोला, यस,
पैराबोला के केस में आप ध्यान दो एक चीज, इसेंट्रिसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो E इक्वल 0 कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी 1 मतलब पैराबोला। तो आपका C जो है सही है, C इज करेक्ट। इफ एरिया ऑफ पार्टिकल ऑर्बिट इज S, इस टाइम पीरियड इज, देखिए ये चेक करना पड़ेगा। देखो अगर एरिया A है तो ए एरिया स्वीप करने में आर वेक्टर को कितना टाइम लगेगा। मान लो t इज द टाइम पीरियड, तो एरियल वेलोसिटी L/2m होता है। एरियल वेलोसिटी आपका L/2m होता है। L/2m मतलब दिस इज द एरिया स्वीप्ड इन 1 सेकेंड। तो पूरा टाइम पीरियड में कितना एरिया स्वीप करेगा, एरिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के बराबर, ठीक है। तो एरिया ए कितना है आपका, ये दे रखा है ना, एस दे रखा है, तो टी क्या हो जाएगा 2ms/L, ठीक है। L/2 एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट बाय आर वेक्टर इन 1 सेकेंड। तो पूरा टाइम पीरियड टी में तो पूरा ही इलिप्स का एरिया स्वीप कर लेगा, तो पूरा इलिप्स का एरिया एस है, ठीक है, एंड टी इज अ टाइम पीरियड, ये आ जाएगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है। बी सी डी सही है, बी सी डी जो है आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन। देखो, कंसिडर क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू अट्रैक्टिव इनवर्स स्केलर फोर्स फील्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E एंड इसेंट्रिसिटी इज स्मॉल e। प्लैनेट पैराबोलिक कब होगा। देखो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन याद रखो, अभी अभी जस्ट लिखे थे। इसेंट्रिसिटी होता है 1 + 2EL² अपॉन म्यू के स्क्वायर। म्यू को आप m से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी 1 होने के लिए क्या जरूरत है, इसका 0 होना जरूरी है। अब L² तो 0 होगा नहीं, K² 0 होगा नहीं, एनर्जी 0 हो सकता है, ठीक है। एनर्जी 0 होगा और इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा उस केस में। ये वाला आंसर सही है, सी आंसर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अब देखिए काफी इजी क्वेश्चन आपका मतलब आ रहा है, तो ये टॉपिक हमेशा ही करने लायक है। नेट, नेट भी देखो, नेट मतलब तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो न्यूमेरिक्स में होगा, 3.14, 5.20, 10.04, 6, 7, इस टाइप का फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी देखिए 20 क्वेश्चन नेट फॉर्म का आता है, 10 1 मार्क के होते हैं और 10 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब 30 नंबर का न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। इसमें कोई तुक्का नहीं लग पाएगा क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। MCQ में तुक्का मार सकते हैं लेकिन हम उसको एडवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। नेट के क्वेश्चन देखिए कितने हैं, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी। किस ईयर में है, मिसिंग है, किसी साल में होगा नहीं, लिखना भूल गए, ठीक है। 2015, 16 ऐसे कुछ होगा। 15 से ही नेट का क्वेश्चन शुरू हुआ है, अगला 17 का है, तो 15 या 16 में आया होगा ये भी, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिख रखा है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम speed of comet which orbit the sun is 80 and 10 km/s. अच्छा, the ratio of aphelion distance of the planet to the radius of earth is, अच्छा सन है, यह सन ही है, और एक ये आपका पेरीहेलियन है RP, और ये RA है, और यहाँ पे कॉमेट का स्पीड जो है आपका दैट इज पेरीहेलियन पे आपका 80 है, सॉरी हाँ 80, पेरीहेलियन पे ही 80 होगा, और यहाँ पे एपेहेलियन पे कम रहता है क्योंकि m इंटू वी इंटू RP विल बी इक्वल टू m इंटू वी इंटू RA, तो यहाँ पे ठीक। और आपसे पूछा है RA अपॉन कैपिटल R, ठीक है।
ओके देखो आरमैक्स और आर्मिन क्या होता है? आरमैक्स एंड आर्मिन आर बेसिकली रूट ऑफ दिस इक्वेशन V effective equals to E. V effective equals to E, the root of this equation. V effective क्या होता है? यहाँ से आरमैक्स और आर्मिन निकाल सकते हैं। यहाँ से आरमैक्स और आर्मिन हम लोग निकाल सकते हैं। आरमैक्स आर्मिन क्या है यहाँ पे देखो, L स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 1/r का होल स्क्वायर। आप न्यूमेरिकल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इस तरह का न्यूमेरिकल किए भी थे हम लोग। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो 1/r इज व्हाट? 1/r इज GMM प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस e अपॉन ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा। ये देख लो कितना आ रहा है, GMM प्लस माइनस G स्क्वायर M स्क्वायर 2EL स्क्वायर अपॉन M। ठीक है, अगर GMM को हम लोग बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा ठीक L स्क्वायर बाय M। ये इसेंट्रिसिटी होता है, ये आप याद रखो, इसी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आरमैक्स आर्मिन जो होगा, आरमैक्स आर्मिन विल बी इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन GMM स्क्वायर। ठीक है, तो आरमैक्स हो गया आपका एपिहेलियन डिस्टेंस, तो ये आर्मिन के लिए प्लस हो जाएगा, आरमैक्स के लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आरमैक्स जो हो गया एपिहेलियन डिस्टेंस जो हो गया आपका आरमैक्स विच इज एपिहेलियन डिस्टेंस इज बेसिकली L स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E। ठीक, 1 माइनस E। अच्छा, कॉमेट जो है वो इलिप्टिकल मोशन में है। कॉमेट आपका इलिप्टिकल मोशन में है ना, देखो क्या लिखा है, कॉमेट आपका इलिप्टिकल मोशन में है और पूछा गया है कॉमेट का एपिहेलियन डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, और अर्थ को मान रखा है कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अर्थ जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना स्पीड से? 30 किलोमीटर पर सेकेंड से, 30 किलोमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हम लोगों ने आरमैक्स निकाल लिया है। आरमैक्स जो हमारा आ रहा है दैट इज इक्वल टू जो एपिहेलियन डिस्टेंस है जैसे L स्क्वायर अपॉन GMM स्क्वायर 1 माइनस E। ठीक है, ये आर आ गया है फॉर कॉमेट। और अगर हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ का बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? देखो सर्कुलर मोशन में E 0 हो जाता है, सर्कुलर मोशन में E इज 0। ये हो गया फॉर अर्थ। अब यहां पे m जो है मास ऑफ कॉमेट है और यहां m जो है मास ऑफ अर्थ है। अब एक चीज समझो, इन केस ऑफ कॉमेट this L will be what? M into L into velocity at aphelion into RA aphelion distance का होल स्क्वायर। नहीं समझ रहे हैं? और यहां पे L स्क्वायर क्या है? मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ
इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें एक चीज, तो हमारा जो आर ए आ रहा है, आर ए इज बेसिकली GM 1 माइनस ई ऑन VA स्क्वायर। और यहां पे अगर हम लोग आर का बात करते हैं तो इट इज GM इंटू आर अपॉन V स्क्वायर। गुड, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से हम लोग का काम बन जाएगा, यहां से हम लोग का काम जो है हो जाएगा। देखो अब एक चीज समझो, प्लेनेट के केस में m इंटू पेरीहेलियन डिस्टेंस, पेरीहेलियन डिस्टेंस इज इक्वल टू m इंटू एपेहेलियन पे वेलोसिटी इंटू एपेहेलियन डिस्टेंस। एपेहेलियन डिस्टेंस इज आरमैक्स बेसिकली, ठीक है। आरपी इज पेरीहेलियन, आर्मिन, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज समझो कि आर ए अपॉन आर पी विल बी व्हाट, वीपी अपॉन वीए। पेरीहेलियन पे जो वेलोसिटी है वो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। पेरीहेलियन पे आर मिनिमम होता है, तो ये दोनों चूंकि बराबर है ना प्रोडक्ट, तो आर जहां मिनिमम होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और जहां पे आर मैक्सिमम होगा वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो पेरीहेलियन पे आर मिनिमम होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और एपेहेलियन पे आर मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और समझो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए तो ये आ जाएगा आर ए माइनस आर पी एंड आर ए प्लस आर पी विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1 एंड 8 प्लस 1 विच इज 7/9। ये होता है इसेंट्रिसिटी, ये होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आ गया 7/9, ये हो गया GM, और 1 माइनस 7/9 विल बी 2/9 और VA का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एरर हो गया यहाँ पे, GM से सिर्फ GM, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया, GM/V स्क्वायर। अब VA कितना है, वेलोसिटी एट एपेहेलियन विल बी 10, ठीक है। तो यहां से RA बाई, दूसरा पेन यूज करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें। क्या पूछा है, एपेहेलियन, RA/R कितना हो गया, RA/R विल बी 1 माइनस E अपॉन VA स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। 1 माइनस E हो गया 2/9 और V स्क्वायर हो गया 30 का होल स्क्वायर, और ये VA स्क्वायर हो गया 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9। 2 आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 2, ठीक। थोड़ा सा कठिन था इस बार, मतलब कंपेयर टू अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। ओके, फिर भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को ये पता है, एपेहेलियन का ये डिस्टेंस वगैरह मालूम था, L निकल गया, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन देखो, तो पिछला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, a particle of unit mass is moving in one dimensional potential Vx equal to x square minus x4. The minimum mechanical energy above which motion cannot be bounded, motion cannot be bounded for any given initial condition is, motion bounded कब होता है, motion bounded कब होता है, जब आपका मतलब आरमैक्स और आर्मिन एग्जिस्ट करे। आरमैक्स आर्मिन कब एग्जिस्ट करेगा, जब V इफेक्टिव का ग्राफ एनर्जी को इंटरसेक्ट करे,
जब वी इफेक्टिव का ग्राफ एनर्जी को इंटरसेक्ट करे, तो अगर एनर्जी वी इफेक्टिव मैक्सिमम के भी ऊपर होगा तो उस केस में मोशन कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। मतलब आरमैक्स आर्मिन होता है जहाँ पे मतलब क्लासिकली फोरबिडन रीजन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लासिकली अलाउड रीजन आर्मिन और आरमैक्स के बीच का डिस्टेंस होता है। आर्मिन एंड आरमैक्स इज द पॉइंट एट विच वी एंड एनर्जी इंटरसेक्ट। देखो बाउंडेड के लिए आर्मिन और आरमैक्स का एग्जिस्ट करना जरूरी है, और आपको पता है आर्मिन एंड आरमैक्स आर बेसिकली नथिंग बट आर द वैल्यू ऑफ आर वेयर वी इफेक्टिव। अगर इन जनरल बात करें हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इंटरसेक्ट एनर्जी ग्राफ। ठीक है, तो अगर एनर्जी का वैल्यू ऐसा हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम उससे भी ऊपर है, तो वो कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। उस केस में आरमैक्स आर्मिन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सारा का सारा आर का वैल्यू अलाउड। बाउंडेड अनबाउंडेड मतलब आर का सारा वैल्यू अलाउड रहेगा, कभी भी बाउंडेड नहीं होगा उस केस में। देखो एक बार निकालो जरा, देखो क्या पूछ रहा है। मतलब वी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर है। ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पोलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना हमेशा ही बहुत ईजी होता है। इसको लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पोलिनोमियल का ग्राफ देखिए साइन रूल होता है हमेशा ही। पोलिनोमियल का ग्राफ जो है, जो रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है वहां पे अपना साइन बदलता है, और रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी है वहां पे साइन वो चेंज नहीं करता। मतलब कोई ग्राफ है मान लो ऐसे एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तुमको। ये पोलिनोमियल है तो पहले रूट प्लॉट कर दो, 1 2 3। 1 2 3 वो वैल्यू है जहां पे ये ग्राफ जो है एफ का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब 1 2 3 पे एफ जो है 0 होगा। एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, दो चीज हो सकता है, एक तो इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाए उसको, एक हो सकता है इंटरसेक्ट करते हुए अपने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रह जाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रह जाए। तो एक चीज समझिए, जहां पर रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी है, इवन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये पावर इवन होना चाहिए। यहां देखो पावर ऑड है, तो हम कहेंगे 2 and 3 आर द रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी एंड 1 इज द रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी। तो 2 और 3 पे जो f का ग्राफ होगा वो अपना साइन बदलेगा, और जो इवन मल्टीप्लिसिटी है वहां पे अपना साइन वो नहीं बदलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि x इक्वल टू 0 सपोज करो, पुट करो, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू 0 पे -2 -3 पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा। तो x इक्वल टू 0 पे आपका f जो है पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव होगा, 1 पे जब जाएगा तो 1 चूंकि रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी है तो ये पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है, 0 हुआ, ये वापस ऐसे ही चला जाएगा, वापस 2 पे 0 होने के लिए आएगा और फिर अपना साइन बदल लेगा क्योंकि ऑड मल्टीप्लिसिटी का रूट है, और ये फिर ऐसे चला जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब 1 के पहले पॉजिटिव है, कैसे पता लगाया, 0 पुट कर लिए, 0 1 के पहले होता है, तो 0 पुट करने पे हमें पता चल गया f इज पॉजिटिव। अब चूंकि 1 पे आके इंटरसेक्ट करना है, 1 पे आके ग्राफ को 0 होना है, लेकिन वो इंटरसेक्ट करके दूसरे साइड नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है। ये 1 x इक्वल 1 इज द रूट ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी, तो ये क्रॉस करके नीचे न जाके वापस से ऊपर चला जाएगा, फिर 0 होने के लिए 2 पे आएगा और यहाँ 2 पे इंटरसेक्ट करके नीचे जाएगा, साइन अपना बदलेगा, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह गया, लेकिन ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 इज रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी। समझ रहे आप, मतलब x का वैल्यू 2 प्लस एप्सिलॉन लेंगे और 2 माइनस एप्सिलॉन लेंगे, तो ये तो अपना साइन वही रखेगा लेकिन ये अपना साइन बदल लेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 जो है रूट ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी है तो वहां भी अपना साइन बदलेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि x इक्वल 1 पे मिनिमा है, यहाँ बीच में मैक्सिमम भी है, यहाँ भी मिनिमा है। ठीक है, ऐसे आइडिया लग जाएगा। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये बड़ा सिंपल है, -1 0 और 1। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें हम 1/2 पुट कर दें, 1/2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है, 0 इवन मल्टीप्लिसिटी का रूट है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा,
इधर नेगेटिव हो जाएगा। द ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे अपना साइन बदल लेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ 0 होने के लिए आएगा, अपना साइन बदल लेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक, यानी -1 से 0 के बीच में एक जगह मैक्सिमम हो रहा है और 0 से 1 के बीच में एक जगह मैक्सिमम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल लिया जाए, ये मैक्सिमम निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। पहले तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कौन से वैल्यू पे ये पहला डेरिवेटिव 0 है। x है यहाँ पे 2x माइनस 4x क्यूब। सो x ये कितना आ जाएगा जी? 2x यानी मैक्सिमम मिनिमा का जो पॉइंट है तो 0 हो गया, एक प्लस माइनस 1/√2 हो गया। यहाँ पे मिनिमम है और ये आ गया -1/√2 और ये हो गया +1/√2। तो 0 पे तो मिनिमम है, हम लोग दिख रहा है हम लोग को, यानी इन वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। तो Vmax क्या हो जाएगा? Vmax हो जाएगा, Vmax हो गया, Vmax इज बेसिकली x² माइनस x4, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। दोनों पे ही सेम वैल्यू होगा, 1/2 माइनस 1/4 जूल जो भी कहो, 1/4 आपका Vmax हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो है आपका 1/4 होगा। अगर एनर्जी का वैल्यू 1/4 से ऊपर है, अगर एनर्जी का वैल्यू 1/4 से ऊपर होगा तो देखो सारा ही क्लासिकली अलाउड रीजन हो जाएगा। अगर एनर्जी का वैल्यू 1/4 से ऊपर होगा तो ऑल द वैल्यू ऑफ x विल बी क्लासिकली अलाउड, क्योंकि क्लासिकली अलाउड का क्या कंडीशन होता है? v शुड बी लेस देन इक्वल टू e। तो अगर एनर्जी का वैल्यू 1/4 से ऊपर लेते हैं तो x का सारा वैल्यू अलाउड होगा, बिकॉज x के सारे वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी e से कम है। ठीक है, अगर 1/4 से नीचे लेते हो तो उस केस में आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है वो क्लासिकली फोरबिडन है, ये वैल्यू क्लासिकली फोरबिडन है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहां पाया जाएगा तो यहां से यहां के बीच में कैद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी का वैल्यू 1/4 से ऊपर जाएगा तो सारा का सारा वैल्यू क्लासिकली अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? 1/4, 0.25 जूल, ये मिनिमम है। इतना से ऊपर रहेगा या इसके बराबर रहेगा तो सारा x का वैल्यू अलाउड होगा, और उस केस में पार्टिकल का मोशन अनबाउंडेड होगा, वो बाउंडेड नहीं हो सकता है। 1/4 के नीचे होगा तो आप देख सकते हैं ये रीजन क्लासिकली फोरबिडन हो जाएगा, ये रीजन क्लासिकली फोरबिडन हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल का यहाँ पे है तो इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ बाउंडेड हो जाएगा उस केस में। ठीक, तो 1/4 से ऊपर होना चाहिए। 1/4 से ऊपर होगा तो पार्टिकल का मोशन अनबाउंडेड होगा, आर्मीन आरमैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ओके, सो 0.25 जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2018 में आया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लैनेट हैज एवरेज डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ बट इट हैज 1/8 मास ऑफ अर्थ। प्लैनेट का जो मास है वो 1/8 है, मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी सेम है बट मास इसका 1/8 है। If the acceleration due to gravity is gp and g is the acceleration due to gravity of the earth, gp/g is, अच्छा ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? g is gm/r³। और मास क्या होता है? मास इज बेसिकली रो इंटू, तो अगर ये पुट कर देते हैं हम लोग क्या आ जाएगा? g इंटू रो इंटू सॉरी r², नॉट r, gm/r², करेक्ट कर लो इसको। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4πg ρ/3 इंटू आर, ये जी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अर्थ के केस में मतलब रो तो दोनों का सेम है, तो Gp/Ge क्या हो जाएगा? Gp/Ge विल बी Rp/Re, because G is same for both of them, rho is same for both of them. ठीक है, and Rp/Re क्या है? Rp is equal to volume of the planet and volume of the earth का R जो है वॉल्यूम का क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना R इज बेसिकली R इज, ये वॉल्यूम है। ठीक है, और या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे R जो है वो 3m इंटू 4π ρ 1/3 एक तरह से। वॉल्यूम का बात नहीं करेंगे, मास का बात किया जाए, मास का ही बात करो, इसको हटाओ। हाँ देखो, मास इज दिस, रो सेम है दोनों का, तो अगर हम कहें Rp/Re, Rp/Re क्या है? दैट इज मास ऑफ प्लैनेट P, मास ऑफ अर्थ का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट, ठीक, एंड दिस इज नथिंग बट 1/8, मतलब 1/2 एक तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? मास इज रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब रो दोनों का सेम है, तो हम कहते हैं जो रेडियस होगा वो मास के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा, वही लिख दिया हमने। ठीक है, 0.5 आंसर हो जाएगा इसका। इजी है, नहीं समझ में आया खुद से देखिए कैसे होगा, इजी है। ठीक है, 0.5। ओके, ठीक है, अगला करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, a body of mass 1 kg is moving under central force in elliptical orbit with semi major axis 1000 meter and minor axis 100 meter. The orbital angular momentum of the body is 100. टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा बताओ? टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? देखो टाइम पीरियड क्या होगा वो देख लो। आपको पता है एरिया होता है पाई ए बी, एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू एरियल वेलोसिटी L/2m इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड क्या है? 2m पाई ए बी अपॉन एल। मास आपको दे रखा है 1 पाई 3.14 होता है। ए जो है आपका सेम मेजर एक्सिस 1000, सेम एन एक्सिस 100 और एल आपका 100। ये सब कट जाएगा आपका। इतना सेकंड है, आवर में करना है तो 3600 से भागा दे दो। ठीक है, 18 यानी 31.4 अपॉन 18 निकाल लेना, आवर में आंसर आ जाएगा। आवर में आंसर, ये सेकंड में हो गया। ठीक है, आवर में आंसर निकल जाएगा 18 अपॉन 31.4, 1 आवर समथिंग होगा, 1.5 से ऊपर होगा मतलब। ठीक है, ओके, कर लेना आप। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, ए मून मूव्स अराउंड अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पीरियड टू 27 days. Radius of the earth is 6400 किलोमीटर and acceleration due to gravity 9.8, जानते हैं हम लोग।
D is the distance of the moon from center of the earth, then D by R is सिंपल क्वेश्चन है। मून जो है सर्कुलर ऑर्बिट में है, मून आपका सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है। देखो सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा तो GMM बाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी mm कैंसिल हो जाएगा, GM बाई R क्यूब टू द पावर 1/2, ठीक है, GM बाई R क्यूब टू द पावर, और या ऐसा लिख दो, ओमेगा क्या है, अरे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो ये आप कर लो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन R क्यूब, तो R विल बी सिंपली GM इंटू टी स्क्वायर हाँ 1/3, ये R हो जाएगा, ये R का वैल्यू निकाल लेंगे आप, ये R का वैल्यू निकाल लेंगे, यही D है बेसिकली, यही आपका एक तरह से D है, ठीक है, और D बाई R क्या हो जाएगा, अब सब कुछ आपको पता है, T क्या है आपका 27 डेज, 27 डेज को कन्वर्ट कर लेना यार इसमें सेकंड में, एक डे में 86400 सेकंड होता है, तो 27 इंटू 86400 कर लेना, और GM क्या होता है, GM GR स्क्वायर होता है, GM इज GR स्क्वायर, R इज रेडियस द अर्थ, रेडियस द अर्थ आपका 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ से D निकल जाएगा और R से डिवाइड करना, R का वैल्यू दे रखा है आपको, कर लेंगे, कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना, ओके। ये क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा डायमीटर अर्थ इज इंक्रीज बाय 4% विदाउट चेंजिंग मास, द लेंथ ऑफ डे इज, देखो अर्थ जो है 2 पाई रेडियन मूव कर जाता है एक दिन में, मतलब अभी टाइम पीरियड क्या है, डे जो है 24 आवर्स है बेसिकली, अभी डे 24 आवर्स है, अब कह रहा है कि जो डायमीटर है वो 4% इंक्रीज कर गया है विदाउट चेंजिंग मास। अब एक चीज जो है, एक चीज देखो जो कांस्टेंट रहेगा वो होगा अर्थ का एंगुलर मोमेंटम, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई ओमेगा, आई इज 2/5 mr², ये आपका कांस्टेंट है क्योंकि बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का है वो फॉल कर जाएगा, अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी फॉल कर जाएगा आपका, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड 24 आवर्स, ये कांस्टेंट रहेगा, दिस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ का आर स्क्वायर बाई टी जो है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, यानी आर स्क्वायर बाई टी शुड बी इक्वल टू, जब रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टी डैश जो होगा वो टी इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड विल बी ओल्ड टाइम पीरियड आर स्क्वायर आइदर न्यू रेडियस अपॉन ओल्ड रेडियस का स्क्वायर, ओल्ड टाइम पीरियड आपका 24 आवर्स है,
ठीक है। नया रेडियस क्या बन रहा है, डायमीटर 4% बढ़ गया, मतलब रेडियस भी 4% बढ़ गया है, 1.04 आर हो गया है। 4% बढ़ जाना मतलब 1.04 आर। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ये आंसर हो जाएगा, निकाल लेना इसको फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। टाइम पीरियड एंड रेडियस दे प्रोपोर्शनल, राइट। 1.04 तो 1.04 का होल स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा 24 आवर्स इंटू दिस आवर्स, निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आर बढ़ेगा ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 2 पाई ओमेगा होता है। ठीक है, ओके। ये 2022 में क्वेश्चन आया, देखो, आई थिंक दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन ए क्लोज ऑर्बिट, द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस पेरिजी एट पेरिजियन अपोजी इज दिस। अर्थ सरफेस डिस्टेंस लिख रखा है ये। आरएमएस आर्मिन जो हम लोग देखते हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ से देखते हैं। ठीक है, आरएमएस आर्मिन जो है हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से देखते हैं, यानी आप कह सकते हो कि आरमैक्स जो है आपका वो 4500 प्लस रेडियस बाय अर्थ, ये हो जाएगा 11,000 किलोमीटर, और आर्मिन जो आएगा वो गया 2500 सरफेस ऑफ द अर्थ से प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से देखते हैं ना। आरमैक्स आर्मिन हमेशा ही जो अपोजी पेरिजी का डिस्टेंस देखते हैं ना, सेंटर ऑफ द अर्थ से देखते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से ये डिस्टेंस हो जाएंगे 9000 किलोमीटर। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो होता है दैट इज आरमैक्स माइनस आर्मिन अपॉन आरमैक्स प्लस आर्मिन, ये हो जाएगा 11,000 माइनस 9,000, 11,000 प्लस 9,000, 2,000 और 20,000, 0.1 विल द। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन 2022। अब 2023 तो अगले साल है, इस साल है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन प्राय इजी ही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही हमको थोड़ा सा दिखा कि थोड़ा सा इन्वॉल्व था, ये सब इजी था आपका, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अच्छा दिखा इस पूरे PYQ में। ठीक है, तो ये एग्जाम में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ये सब इजी क्वेश्चन था, ये सब इजी थे, सब डुएबल कुछ है नहीं इसमें। अब कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था ऐसा शुरू का। ठीक है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच, and for more videos you can always subscribe to my channel, Trajectory Education, and you can download the app. ठीक है, okay, thank you very much.